हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार के बारे में काफ़ी डिटेल में वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। तो अगर आप पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने जितनी भी क्लासेस अपलोड की गई हैं सीटेट 2026 की, सारी क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं तो आपके साइंस की कंप्लीट तैयारी वहाँ से हो जाएगी, क्योंकि अभी हम सिलेबस सीरीज चला रहे हैं, यानी अभी हम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और जहाँ हमारा सिलेबस लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ ही नए प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण सूचक यानी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में विद एग्जाम्पल और विद रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं सूचक या फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बताइए सूचक क्या होते हैं या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब हम किसी भी पदार्थ में या फिर वे पदार्थ जिसमें हम अम्ल मिलाएं या फिर क्षार मिलाएं तो वे एक पर्टिकुलर रंग में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जैसे हम अम्ल मिलाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर रंग में परिवर्तित हो जाएंगे, और अगर हम उनमें क्षार को मिलाते हैं तो क्षार मिलाने पर भी एक पर्टिकुलर एक फिक्स उनका रंग होता है जिसमें वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। और इसी से हम अम्ल और क्षार का पता भी लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, अब इसमें हमने अम्ल मिलाया, अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो ये किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें अगर हम क्षार मिलाएं तो क्षार मिलाने पे ये नीले में परिवर्तित हो जाता है। तो हम रंग के परिवर्तन से जान जाते हैं। यहाँ पे हमने पदार्थ डाला, अब पदार्थ डालते टाइम हमको नहीं पता है, जब हम कोई सोल्यूशन डालते हैं तो हमको नहीं पता है कि ये अम्ल है कि ये क्षार है। लेकिन जब उसमें रंग परिवर्तन होता है तो हमको पता है कि अगर लाल रंग आएगा मतलब ये अम्ल है, और अगर नीला रंग आएगा मतलब ये क्या है, क्षार है। तो सूचक क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल और क्षारक को मिलाने पर परिवर्तित होता है और एक पर्टिकुलर रंग में परिवर्तित होता है। ये रंग हर बार बदलता नहीं है, हर बार क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर या फिर सूचक कहते हैं। सूचक उदासीन पदार्थ भी हो सकते हैं। जो इंडिकेटर्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो अम्लीय माध्यम के हों या क्षारीय माध्यम के हों, ये उदासीन पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे कि लिटमस, जो लिटमस होता है ना, ये लाइकेन से प्राप्त होता है और ये कैसा होता है, उदासीन होता है। हल्दी, चाइना रोज, ये सब क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। और कृत्रिम पदार्थ में क्या क्या आ जाते हैं, तो जैसे फेनोल्फ्थालीन है, मेथाइल ऑरेंज है, ये भी क्या है, एक प्रकार के इंडिकेटर्स हैं जो कि अम्ल और क्षार में क्रिया करके अलग अलग रंग क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी है, यहाँ पे इधर ये जो लिखा है ये सूचक लिखे हैं, और इधर जो लिखे हैं ये अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देते हैं, और ये क्या है, क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देते हैं। तो सबसे पहला सूचक कौन सा है, मेथिल ऑरेंज। जो मेथिल ऑरेंज होता है ना, अगर इसमें हम अम्ल में डालते हैं यानी अम्लीय माध्यम में अगर इसको हम रखते हैं तो ये किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, लाल। और लेकिन अगर इसको हम क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो मेथिल ऑरेंज किस रंग में परिवर्तित होगा, पीले रंग में परिवर्तित होगा। ऐसे ही मेथिल रेड, मेथिल रेड क्या होता है कि जब इसको हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं या अम्ल इसमें मिलाते हैं तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जब इसको हम क्षार मिलाते हैं या क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है, पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। लिटमस जो कि सबसे कॉमन है, अगर इसमें हम अम्ल डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और बेस डालने पे या क्षार डालने पे ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिनॉल रेड जो होता है ये अम्लीय माध्यम में पीला रंग देता है, और क्षारीय माध्यम में, क्षारीय विलयन में या फिर सोल्यूशन में, क्षारीय विलयन में ये किस रंग का हो जाता है, क्षारीय विलयन में ये लाल रंग का हो जाता है। फेनोल्फ्थालीन जो होता है, फेनोल्फ्थालीन अम्लीय विलयन में डालने पे रंगहीन होता है, यानी कोई भी रंग नहीं बदलता है, ये कलरलेस हो जाता है, और क्षारीय विलयन में डालने पे ये कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ऐसे ही चाइना रोज जो होता है, तो चाइना रोज अगर इसको हम अम्लीय विलयन में रखते हैं तो ये गहरा गुलाबी रंग का होता है, और क्षारीय विलयन में रखते हैं तो ये हरे रंग का हो जाता है। हल्दी जो कि सबसे कॉमन है और मोस्टली हर जगह पे ये अवेलेबल होती है, तो जो हल्दी होती है, हल्दी को अगर हम अम्लीय विलयन में रखते हैं तो
ये पीली की पीली ही बनी रहेगी। लेकिन जब इसको हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तो किस रंग की हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। आप इसको डेली लाइफ में भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कपड़ों में खाना गिर गया, अब खाना गिर गया तो उसमें हल्दी डली है, हल्दी तेल है, तो कैसे रंग का रहेगा, पीले रंग का रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें साबुन अप्लाई करेंगे, खासकर मैं वाइट कपड़ों की बात कर रही हूँ, किस कलर के, वाइट कपड़ों की, तो जैसे ही आप इसमें साबुन अप्लाई करेंगे, अब जो साबुन होता है, साबुन क्या होता है, क्षार होता है, क्या होता है, क्षार। तो जैसे ही आप इसमें क्षार अप्लाई करेंगे तो ये लाल गुलाबी रंग में या गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हल्दी होता है ये अम्लीय विलयन में पीले रंग का ही बना रहता है और क्षारीय विलयन में लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं पीएच पैमाना या पीएच स्केल के बारे में। तो देखिए पीएच स्केल होता क्या है और पीएच स्केल की ज़रूरत क्या पड़ी। तो अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, सूचक या फिर इंडिकेटर के बारे में। तो सूचक के बारे में हमने पढ़ते टाइम ये देखा कि जो सूचक होते हैं ये किसके बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी विलयन ये अम्ल है या फिर क्षार है, क्या है, अम्ल है या फिर क्षार है। अब अम्ल है तो कितना अम्लीय है, क्षार है तो कितना क्षारीय है, इसको मापने के लिए एक पैमाने की ज़रूरत पड़ी, एक स्केल की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सोरेनसन। तो सोरेनसन ने एक स्केल का डिस्कवर किया या एक स्केल को विकसित किया जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। अब ये जो पीएच स्केल है ये किसी पदार्थ के तनुजलीय विलयन की अम्लता या फिर क्षारकता को मापने का काम करता है। और पीएच स्केल की वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच स्केल की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक होती है। कितनी होती है, 1 से लेकर 14 तक होती है। मैं यहाँ पे आपको बना के बता रही। अब क्या है, ये 1 से लेकर 14 तक पीएच स्केल की वैल्यू है। अब यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बीच में क्या है 7, फिर क्या है 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, फिर 14 है। ये क्या है, ये एक पीएच स्केल है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 14 तक होती है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि जो इधर है 7 क्या है, 7 उदासीन है। 7 क्या है, 7 उदासीनता को बताता है। अब 7 तो उदासीनता को बताता है। 7 से अगर हम कम जाते हैं, यानी 7 से अगर हम 1 की तरफ जाते हैं तो ये जितनी भी वैल्यू होती हैं ये कैसी होती हैं, अम्ल को बताती हैं या अम्लीय होती हैं। कैसी होती हैं, अम्लीय। और 7 से ऊपर यानी 7 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये किसको बताते हैं, तो ये क्षारीयता को बताते हैं। किसको बताते हैं, क्षारीयता को बताते हैं। अब जैसे ही हम 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और 7 से हम 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी जो 6 जिसका पीएच होगा वो सबसे कम अम्लीय होगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ का पीएच, किसी विलयन का पीएच 2 है या 1 है या 1.5 है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय विलयन कहा जाएगा। यानी वो जो अम्लीयता है, अम्लीयता उसमें बहुत ज़्यादा उपस्थित है। ऐसे ही क्षार के लिए होता है कि अगर क्षार में अगर उसका पीएच 8 निकल के आया है यानी उसका जो क्षारीयता है वो क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर उसका पीएच 13, 13.5 या फिर 14 निकल के आया है मतलब वो क्या है, प्रबल क्षारीय पदार्थ है, ठीक है, या प्रबल क्षारीय विलयन है। तो अम्लीयता और क्षारीयता कैसे डिसाइड की जाती है, ये हमने पीएच स्केल के माध्यम से मापना या मेजरमेंट करना स्टार्ट किया है, जिसके बारे में बताया किसने है, सोरेनसन ने बताया है। सोरेनसन ने पीएच स्केल को विकसित किया है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए क्या होता है, जो 7 है, 7 क्या है, उदासीन विलयन है। अगर 7 से कम पीएच मान है तो वो कैसा विलयन कहलाएगा, वो कहलाएगा अम्लीय विलयन। और अगर 7 से अधिक पीएच है तो कैसा विलयन कहलाएगा, वो विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा। ठीक। अब आया उदासीनीकरण, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देखिए शुरू में हमने क्या पढ़ा, शुरू में हमने अम्ल और क्षार कैसे पता लगाएं ये हमने पढ़ा कि कौन सा अम्ल है, कौन सा विलयन क्षारीय विलयन है, ठीक है, जो कि हमको सूचक या इंडिकेटर्स के माध्यम से पता चल गया। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा कि कौन सा विलयन कितना अम्लीय है या फिर कौन सा विलयन कितना क्षारीय है, हमको ये पता लगाने की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए हमने क्या किया, पीएच स्केल पढ़ा। पीएच स्केल के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो विलयन है कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। अब अम्ल और क्षार मिलके भी कुछ बनाएंगे। अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की प्रोसेस। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की प्रोसेस। आप इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए दही है, आपके घर में क्या है, दही है। अब दही बहुत ज़्यादा खट्टा है, दही क्या है, बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो दही खट्टा है, इसको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी खट्टापन थोड़ा दूर करने के लिए आप इसमें क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं। अब ऐसे आप बोलेंगे कि
हम तो नमक मिलाते हैं, लेकिन नमक क्या होता है, अम्ल और क्षार का सोल्यूशन भी होता है, सोल्यूशन ही होता है। यानी जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या बनता है, लवण बनता है, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, और साथ ही जल का क्या होता है, निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया क्या होती है, यही प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, आर्हेनियस। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार ये बताया कि जो H+ आयन होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, अम्ल से प्राप्त होते हैं। जो H+ आयन है वो किससे प्राप्त होते हैं, अम्लों से प्राप्त होते हैं। और जो OH- आयन है ये किससे प्राप्त होते हैं, क्षार से प्राप्त होते हैं। और यही H+ और OH आयन मिल के क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं या वाटर का निर्माण करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आप H+ आयन है और OH- आयन है। अब यहाँ पे H मिलके क्या बना देंगे, H2 और एक O है, यानी H+ और OH- आयन मिलके क्या करते हैं, H2O यानी वाटर का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे उदाहरण देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है। अब इसकी क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, जिसको हम NaOH बोलते हैं, इससे कराते हैं, तब हमको जाके साधारण नमक प्राप्त होगा। क्या होगा, साधारण नमक प्राप्त होगा, जिसको हम NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और साथ ही H2O यानी वाटर का भी निर्माण होगा। ये क्या है, ये उदासीनीकरण की एक क्रिया है। क्या है, उदासीनीकरण की एक क्रिया है। यहाँ पे देखिए एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हुआ किसके साथ, एक्वस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। HCl एक अम्ल है और NaOH क्या है, एक क्षार है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक या फिर लवण के नाम से जानते हैं। तो साधारण नमक का निर्माण होगा और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होगा। तो ये एक कौन सी प्रक्रिया है, तो ये एक उदासीनीकरण की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है। ठीक। अब आप ये बताइए कि आपने कभी डेली लाइफ में उदासीनीकरण की प्रक्रिया देखी है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कभी आपने देखा है या फिर अप्लाई किया है? अगर आपने देखा है तो कहाँ देखा है और कैसे अप्लाई किया है, तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के। पहला जो है वो है अपच या फिर इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन या अपच क्या होता है, तो देखिए भोजन के या खाने का जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के लिए एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे आमाशय यानी स्टमक से रिलीज होता है। अब हमारे आमाशय से कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल जो है वो उत्पन्न होता है, तो उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम फॉर्मूला जिसका क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। ये हमारे आमाशय से उत्पन्न होता है या हमारे आमाशय से रिलीज होता है, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसके पाचन करने का काम करता है। अब मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसे हो जाती है, जैसे आपने ज़्यादा खा लिया या ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खा लिया, या फिर आपने खा के जल्दी ही आप क्या करने लग गए, रेस्ट करने लग गए, तो जिससे क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, या फिर आपने खाने के दौरान पानी ही ज़्यादा पी लिया। अब पानी ज़्यादा पी लिया तो जो एसिड है, एसिड अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, यानी उसका जो प्रभाव है, प्रभाव कम हो जाएगा। और जहाँ प्रभाव कम होगा तो ये भोजन को तोड़ेगा नहीं, उसका पाचन नहीं करेगा। अब भोजन का पाचन नहीं करेगा तो अपच जैसी समस्या आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई। क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई। तो ये कंडीशन क्या है कि जब आमाशय या तो हद से ज़्यादा HCl उत्पन्न करता है या फिर HCl का प्रभाव ही कम हो जाता है और डाइजेशन वो नहीं कर पाता। तो मान लीजिए जो स्टमक है ये क्या करे, अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करे या अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने लग जाए, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण या तो अपच होगी और पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको कंडीशन में क्या करना है, आप सभी को पता है कि अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीनीकरण करने के लिए हमको क्या, किसकी ज़रूरत होती है, हमको क्षार की ज़रूरत होती है। अब हम सभी को पता है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस के कारण अब हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्षार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो सके, उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो सके। तो अब बताइए उदासीन करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका उपयोग करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किस नाम से जानते हैं,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब हम जब अति अम्लता होती है यानी एसिडिटी होती है, तो इस टाइम पे हम जो एंटा एसिड का उपयोग करते हैं, जैसे इनो वगैरह होता है, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो ये एक हमने उदासीनीकरण की प्रक्रिया पढ़ ली, जो कि डेली लाइफ में यूज होती है। जैसे बोलते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है तो इनो पियो, तो इनो क्या है? एक प्रकार का एंटा एसिड है, यानी वो क्या है? एक प्रकार का बेस है, जिसके जो प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो चींटी के डंक का। आप देखिए कि चींटी जब काट लेती है तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चाहे चींटी के डंक की बात करें और चाहे बिच्छू के डंक की बात करें, दोनों चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। अब जब चींटी हमको काटेगी तो जो फॉर्मिक अम्ल है ये हमारे बॉडी में छूट जाएगा, यानी कुछ ना कुछ फॉर्मिक अम्ल हमारे बॉडी में क्या कर देती है? छोड़ देती है। अब जब फॉर्मिक अम्ल हमारी बॉडी में जाएगा तो हमको जलन, स्वाभाविक सी बात है कि अम्ल क्या करता है? जलन पैदा करता है। तो जब फॉर्मिक अम्ल हमारी बॉडी में जाएगा तो उससे क्या होगा? जलन होती है। अब जब जलन होती है तो हमको पता है कि अम्ल को उदासीन करने के लिए हमको क्षार की जरूरत होगी। तो उस टाइम पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, और इसके उपयोग से जहाँ पे अम्ल प्रेजेंट रहता है वहाँ पे जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये अम्ल को क्या कर देगा? धीरे धीरे उसके प्रभाव को कम कर देता है और उसको उदासीन कर देता है, जिससे कुछ टाइम बाद हमको राहत प्रदान होने लगती है या फिर राहत होने लगती है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हमने देख लिए उदासीनीकरण के। एक तो हमने अपच पढ़ लिया कि इंडाइजेशन क्या होता है, दूसरा हमने चींटी के डंक के प्रभाव को कैसे कम करते हैं वो पढ़ लिया है। अब एक एग्जाम्पल है मिट्टी का उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। यह ज़्यादातर किसानों के द्वारा किया जाता है। देखिए, जब हम उपज बढ़ाते हैं या फिर जब हम खेती करते हैं तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, यानी फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। अब जब फर्टिलाइजर का उपयोग आप लगातार सेम खेती करते टाइम आप सेम फील्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? जो मिट्टी है, मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। और जब मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो अम्लीयता ना ही पौधों के लिए अच्छा होता है, ना ही जंतुओं के लिए अच्छा होता। अम्लीय माध्यम में ना पौधे सर्वाइव कर पाएंगे और ना ही जो जंतु हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए मिट्टी को उदासीन करने के लिए उसमें बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर बुझा हुआ चूना जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इसको मिट्टी में मिलाया जाता है, छिड़काव किया जाता है, जिससे जो मिट्टी होता है ये क्षारीय माध्यम पाके कैसा हो जाता है? उदासीन होता है या क्षारीय नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अम्ल, जैसे मान लीजिए अब एक कंडीशन और यहाँ पे बनती है कि अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी क्षारीय हो गई, अगर आपकी मिट्टी, अभी तो हमने पढ़ा कि अगर मृदा कैसी हो गई? अम्लीय हो गई, तब हमको क्षार का उपयोग करना है। लेकिन अगर मिट्टी क्षारीय हो गई तब हम किसका उपयोग करेंगे? तो अगर मिट्टी क्षारीय हो गई है तब हम कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करेंगे, जैसे कि कार्बोनिक अम्ल, और जो कार्बोनिक अम्ल मुक्त करने वाले पदार्थ होते हैं उनका हम उपयोग करेंगे। उनके प्रयोग से क्या होगा? मिट्टी की क्षारीयता दूर हो जाएगी और मिट्टी कैसे हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। एक और है औद्योगिक अपशिष्ट, जो फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलते हैं, फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट निकलते हैं, तो जनरली कैसे होते हैं? वो जनरली अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अगर ये किसी भी वाटर बॉडीज में मिलेंगे, जैसे कुएं में, तालाब में, नदी में, कहीं पे भी अगर ये मिलते हैं तो मिलने से क्या होगा? वहाँ का पानी भी अम्लीय हो जाएगा। अब जब वहाँ का पानी अम्लीय हो जाएगा तो अभी हमने पढ़ा है कि जो अम्लीय पानी होता है ना ही ये जलीय जीवों के लिए जरूरी है, मतलब जलीय जीवों के लिए उपयुक्त है, क्या बोलते हैं उसको? उपयुक्त है। ठीक है ना, बेनिफिशियल है हम बोल सकते हैं। ना वो जलीय जीवों के लिए बेनिफिशियल होता है और ना ही वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है, दोनों को ये हार्म ही पहुंचाता है। तो इसीलिए उसको हम क्या करते हैं? पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर न्यूट्रलाइज करने के बाद उसको हम वाटर बॉडीज यानी कुएँ, तालाब, नदी, जहाँ पे भी उसको छोड़ा जाना है वहाँ पे हम छोड़ते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पे पहले उस वाटर में हम क्षार को मिलाते हैं, जब भी वो उदासीन हो जाता है पानी, उसके बाद हम उसको जल निकायों में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये कुछ दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण थे। इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं, आप एक बार इसको समझ के जरूर जाइएगा। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट या फिर लवण क्या होते हैं? तो लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। अब उदासीनीकरण की प्रक्रिया तो आपको क्लियर होगी, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। तो उससे एक आयनिक ठोस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में जो ये सॉल्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रक्रिया में वाटर यानी H2O का भी निर्माण होता है। जैसे कि अम्ल और क्षार ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलेंगे तो NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे। अब क्या है?
लवणों का वर्गीकरण, जो लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, इनका वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। तो जो लवण होते हैं ना, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि नमक तो होते हैं, लेकिन नमक के कितने प्रकार के होते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, साधारण नमक, जिसको हम सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। क्या है पहला, साधारण नमक। अब साधारण नमक क्या होते हैं, तो आप सबसे आसान भाषा, यहाँ पे जो लिखा है आप इसको छोड़िए, मेरी बातों पे गौर करिए। जो साधारण नमक होता है, सिंपल सॉल्ट होता है, वो क्या होता है कि जो अपना पूरा जो H+ आयन है वो OH- आयन में क्या हो जाए, बदल जाए, या OH- आयन से बदल जाए। अब देखिए, जो एसिड होता है, एसिड में कौन सा आयन रिलीज होता है, यानी कौन सा आयन में परिवर्तित होता है, वो क्रिया करके H+ आयन देता है। और जो बेस होता है यानी क्षार होता है, क्षार कौन सा आयन देता है, तो क्षार OH- आयन देता है। तो साधारण नमक का निर्माण कब होता है, जब ये जितने भी H+ आयन हैं ये बेस से क्रिया करके OH- आयन से क्या हो, बदल लें या बदल जाए, तो उससे क्या होगा, साधारण नमक या फिर सिंपल सॉल्ट का निर्माण होगा। जैसे कि NaCl, NH4Cl, Na2SO4 आदि। ये Na2SO4 इनका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, H2SO4। H2SO4 जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड 2NaOH से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, Na2SO4 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ वाटर का भी निर्माण करेगा, पानी का भी निर्माण करेगा। तो ये क्या है, सिंपल सॉल्ट बनाने की प्रोसेस है। अब दूसरा है क्षारीय लवण या फिर बेसिक सॉल्ट। क्या होते हैं, तो ऐसे लवण, देखिए अब फिर से मैं वहीं पे आती हूँ कि जो एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, क्षार कैसा आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। तो जब पूरे OH- आयन H+ आयन में परिवर्तित ना हो, कुछ ना कुछ OH- आयन बच जाएं, तो उस टाइम पे जो लवण का निर्माण होता है या जो सॉल्ट का निर्माण होता है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी क्षारीय लवण या फिर क्षारीय साल्ट का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसिटेट क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल भी जरूर याद रखिएगा, और इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा कि जब पूरा OH- H+ आयन में परिवर्तित ना हो, H+ आयन से ना बदले, तो जो उस टाइम पे सॉल्ट का निर्माण होगा या लवण का निर्माण होगा वो कैसे प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि कुछ OH- अभी भी बचे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण बोलते हैं। एक है अम्लीय लवण। जस्ट क्षारीय लवण का क्या है, अपोजिट होता है। इसमें क्या है, पूरे H+ आयन पूरे OH- आयन में परिवर्तित नहीं होते हैं या कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ H+ आयन जो हैं वो बचे रहते हैं। तो इस कंडीशन में जो अम्ल का निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है, वो सॉल्ट कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय सॉल्ट बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लीय लवण के उदाहरण में आ जाएंगे। अब द्विलवण या फिर डबल सॉल्ट क्या होता है, तो जब दो अलग अलग सिंपल सॉल्ट क्या करें, दो अलग अलग सिंपल सॉल्ट मिलें और सिंपल सॉल्ट मिलके क्या करें, एक नए सॉल्ट का निर्माण कर दें, एक नए लवण का निर्माण कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट या फिर द्विलवण कहते हैं। तो एक सिंपल सॉल्ट मिला, दूसरा सिंपल सॉल्ट मिला और मिल के एक नए सॉल्ट का निर्माण कर दिए, एक नए लवण का निर्माण कर दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम द्विलवण बोलते हैं। अब फिटकरी इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसको हम पोटास एलम भी बोलते हैं। और एक इसका एग्जाम्पल और हो जाएगा मोहर्स सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट भी किसका, द्विलवण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मुख्य लवण पढ़ते हैं और उनके रासायनिक नाम या फिर सामान्य नाम कौन से होते हैं उनके बारे में। तो देखिए लवण का नाम पहले हम पढ़ेंगे। लवण का नाम क्या है, पहला है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को और हम सामान्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के नाम से, या फिर इसका कॉमन नाम जो है वो कौन सा है, नीला कशिश। तो कॉपर सल्फेट को हम किस नाम से जानते हैं, नीला कशिश के नाम से जानते हैं। दूसरा है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.6H2O। इसको हम फेरस सल्फेट हेक्सा हाइड्रेट या फिर हरा कशिश के नाम से जानते हैं। तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2O। इसको हम इप्सम सॉल्ट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या इप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और बेरियम क्लोराइड को हम किस नाम से जानते हैं, बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की
हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण सूचक के बारे में पढ़े कि सूचक कौन कौन से होते हैं। इंडिकेटर्स जब हमको अम्ल और क्षार के बारे में बता दिए, तो उसके बाद हमको ये पता करना था कि जो सूचक हैं यानी जो अम्ल हैं, जो क्षार हैं, ये कितने अम्लीय और कितना क्षारीय हैं, जिसके लिए हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। पीएच स्केल के बाद हमने उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में पढ़ा और दैनिक जीवन में कौन कौन से उदासीनीकरण के उपयोग हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा है। और उसके अलावा हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा है। फिर सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण हमने पढ़ा, और वर्गीकरण के अलावा कौन कौन से सॉल्ट हैं और उनको हम किस सामान्य नाम से जानते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज की इस 20 से 25 मिनट की क्लास में हमने इतनी सारी डिटेल आपके सूचक, पीएच स्केल, उदासीनीकरण अपक्रिया, उसके उपयोग और सॉल्ट के वर्गीकरण और उसके सामान्य नामों के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में। आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। आपका सॉल्ट और पीएच स्केल, उदासीनीकरण अपक्रिया से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।